चलिए आगे ध्यान देंगे। अब हम लोग को यहाँ के बाद पढ़ना है प्यूरिफिकेशन। यानी कोई चीज आपका बन गया तो कितना उसको अच्छा बनाना है, प्योर और करना है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं विधि। तो उसको बोलते हैं शुद्धिकरण की विधियां। अगला पॉइंट है शुद्धिकरण की विधियां। यानी फैक्ट्री से बन के निकल गया, अब इसको और प्योर करना है, चमकाना है थोड़ा सा, तो शुद्धिकरण की विधियां, ये है हमारा टॉपिक। तो ये ना 5 टाइप के होते हैं, यानी 5 टाइप से प्यूरिफिकेशन किया जाता है। शुद्धिकरण की 5 विधियां हैं, जिसमें से पहला का नाम है आसवन विधि। आसवन विधि। दूसरा का नाम है, हल्ला नहीं करो अब, पढ़ोगे नहीं भी हल्ला करता है, द्रवीकरण विधि। और तीसरा का नाम है अपघटन विधि। अपघटन विधि। चौथा का नाम है शोधन, या इसको बोलते हैं इन इंग्लिश में रिफाइनरी। रिफाइनरी। फिर पांचवा, पांचवा का नाम है वाष्पदाब प्रवस्था। यही 5 जो है टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना। प्रावस्था ये है प्यूरिफिकेशन का टॉपिक, कि कैसे किसी पदार्थ को प्योर किया जाता है और ज़्यादा। तो पहले हम एक एक करके आते हैं। पहले आएंगे आसवन में, फिर द्रवीकरण, एक एक करके पढ़ेंगे। 5 विधि कौन कौन सा है, नाम देखो, याद रखेगा। आसवन, द्रवीकरण, अपघटन, शोधन और वाष्पदाब प्रवस्था। जिसमें से एग्जाम में सवाल यहीं से बनेगा, बाकी 4 नहीं बनेगा। यानी 4 में से कोई और से पूछा नहीं जाएगा आपसे, उसी से पूछा जाएगा। नहीं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला का नाम है आसवन विधि। तो देखिए आसवन में क्या होगा, इस विधि में क्या होता है कि इसमें किसी पदार्थ को हम पहले, जैसे कि पानी को शुद्ध करना है, तो हम लोग एक तरीका सीखे हुए हैं पानी को शुद्ध करने के लिए, कि पानी को गर्म कर देते हैं फिर ठंडा कर देते हैं। तो जैसे हम गर्म कर दिए, खौला दिए, तो उसमें जो जीवाणु था वो मतलब डेड कर गया। डेड कर गया है लेकिन पानी में ही, जैसे बोला जाता था जीवाणु मर के कहाँ जाता था, पानी में रहता है। लेकिन डेड बैक्टीरिया है, डेड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाके कुछ नहीं करेगा और बाहर एक्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि उसी को बोलते हैं आसवन विधि। जब किसी पदार्थ को गर्म करके ठंडा कर दिया जाए और उससे यदि अशुद्धि हट जाता है, तो उस विधि को बोला जाता है आसवन विधि। जब किसी पदार्थ को गर्म करके, पदार्थ को गर्म करके ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है, जिससे किया जाता है, जिससे अशुद्धि हट जाता है, आसवन विधि कहलाता है। जिससे अशुद्धि हट जाता है, आसवन विधि कहलाता है। बस पहला वाला यही हो गया कंप्लीट, हट जाता है, आसवन विधि कहलाता है। यानी गर्म कर ठंडा कर देंगे, ठीक, आसवन कहलाता है। तो इस प्रोसेस में आपका इस तरह से शुद्धिकरण किया जाता है किसी चीज को, जिसमें से मेन रूप से इसका जो शुद्धिकरण होता है वो कोयला वगैरह के लिए है। कोक, यानी जो कोयला है, प्योर कोयला निकालना है कोयला से, तब इसका इस विधि से इस्तेमाल किया जाता है। जो कोयला को गर्म करते हैं तो कोयला के ऊपरी परत से कुछ चीजें हटना शुरू हो जाता है, फिर ठंडा कर देते हैं तो कोयला ठीक ठाक प्राप्त हो जाता है हम लोग को। तो पहला आसवन विधि ये हो गया हमारा कंप्लीट। आसवन विधि में गर्म करके ठंडा, बस इतना पॉइंट याद रखना है। दूसरा का नाम है द्रवीकरण विधि। द्रवीकरण विधि, इसमें क्या चलेगा, कैसे प्योर होगा, तो इसके लिए द्रवीकरण का मतलब होता है गलाना, किसी चीज को गलाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें एक स्लोप होता है, ढाल। यहाँ पे देखो फिगर बना रहे हैं, इस तरह से आपका एक स्टैंड है, यहाँ पे ऐसे समझिए ये स्टैंड है, और यहाँ पे हम लोग ये एक ढाल नुमा ऐसे बना देते हैं संरचना, ऐसे सीढ़ी यहाँ पर से ऐसे बना हुआ है आपका ये वाला। अब इसमें लगा देते हैं हीटर, यहाँ पे लगा हुआ है हीटर। और ये हीटर क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं चलायमान हीटर।
चलायमान हीटर मतलब उसका पोजीशन चेंज करते रहे, यहाँ पे लगल है, आगे यहाँ पे आएगा गति करते हुए, आगे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस तरह से गति करते हुए आएगा। तो इसमें होगा क्या, पहले ही समझना है कि यहाँ पे जैसे कि हम पदार्थ रख दिए, अब पदार्थ यहाँ पे हीटर बगल में इसका, तो यहाँ वाला एरिया को गर्म करेगा, जिसके कारण क्या होगा, शुद्ध कण पिघलेगा, अशुद्धि उसके ऊपर, जैसे कि कोई भी लिक्विड है को हम गर्म करते हैं तो अशुद्धि उसके ऊपर जमा होता है और शुद्ध कण नीचे गलता है। तो यहाँ पे जैसे लोहा गलेगा, लोहा के ऊपर धूल कण है या कुछ और चीजें हैं तो ऊपर में रह जाएगा, तो यही ऊपर में रह जाएगा। ये हीटर चलायमान है, धीरे धीरे आते रहेगा, तो ये गला हुआ को गलाते गलाते नीचे लेके चला आएगा और धीरे धीरे गलाते हुए सबसे लास्ट हिस्सा में लेके आ जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध कण, और बाकी जो अशुद्धि है ये ऊपर में ही यहीं पे रह जाएगा, यहाँ पे जो है आपका अशुद्धि रह जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग द्रवीकरण विधि। इसमें क्या होता है, एक स्लोप नुमा आकृति होती है, ढाल नुमा, जिसमें एक हीटर लगाया जाता है, चलायमान हीटर यानी गति करने वाला, और हीटर के ऊपर पदार्थ के कण को रख देते हैं, तो ये पदार्थ के कण को गलाता है, शुद्ध कण गल के पिघलते हुए नीचे की तरफ आता है और अशुद्धि वहीं पे ऊपर में तैरता हुआ रह जाता है, जिसको बाद में वहां से हटा लिया जाता है। तो यही है आपका दूसरा विधि जो है द्रवीकरण विधि। तो इसमें लिखेंगे, इसमें एक ढाल नुमा संरचना होता है जिसमें चलायमान हीटर लगा होता है, चलायमान हीटर लगा होता है जो पदार्थ को गलाता है, जो पदार्थ को गलाता है एवं नीचे लेकर जाता है, जिससे शुद्ध कण गलकर नीचे की तरफ आ जाता है, जबकि अशुद्धि ऊपर अटक जाता है। नीचे की तरफ अपना ही लैंग्वेज में लिखना है, सब आ जाता है, जबकि अशुद्धि ऊपर में ही रह जाता है, अशुद्धि ऊपर में ही रह जाता है। यही है दूसरा वाला द्रवीकरण विधि में हम लोग समझ गए। एक हीटर लगा हुआ है, हीटर आपका क्या है, चलायमान है, गति करता है और पदार्थ को गलाता है, गलाते गलाते लाता है यहाँ तक पिघला हुआ और उस शुद्ध कण को नीचे लेके चला जाता है। तो ये हो जाएगा द्रवीकरण विधि। चलिए नेक्स्ट है, अगला का नाम है वैद्युत अपघटन विधि। ये बोलते हैं हम लोग वैद्युत अपघटन को अपघटन ही सिर्फ। तो तीसरा है वैद्युत अपघटन। इसमें कुछ और नहीं करना है, बैटरी में डाल देना है, वहां पे बैटरी में जैसे लाइन है, ये वाला आपका वैद्युत अपघटन कल पढ़े थे एलुमिना का। यहाँ पर क्या होगा कि कोई पदार्थ को हम डाल दिए, जैसे कि यहाँ पे ये आपका एक सेल डाल दिए, ये सेल हो गया आपका कैथोड, एक आपका हो गया है बीच वाला ये हिस्सा हो गया आपका एक प्लस चार्ज वाला एक माइनस वाला, ये हो गया एनोड, ये हो गया प्लस चार्ज वाला और कैथोड हो गया आपका माइनस चार्ज वाला। तो ये दोनों के बीच में डाल दिए पदार्थ को। जैसे कि हमें नमक को प्योर करना है, ठीक, कि नमक हमारा सही नहीं है, शुद्ध नमक मिल गया गलती से, तो नमक में यहाँ डाले NaCl। तो जैसे इसमें हम करंट डालेंगे तो चार्ज अलग अलग होगा, प्लस वाला अलग माइनस वाला अलग, तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, Cl है माइनस वाला तो ये आकर्षित होगा प्लस की तरफ, और ये है प्लस वाला तो ये आकर्षित होगा माइनस की तरफ, तो यही वाला यहाँ जमा हो जाता है, ये वाला यहाँ पे जमा हो। इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटन। किसी को करंट देके, जैसे कि हमारा एक डायलिसिस भी होता है तो उसमें भी करंट वाला होता है। पहले देखो डायलिसिस होता था नॉर्मल वाला, जिसमें आपका एक मतलब थैला लगा देता था, हार्ट वाला काम करते थे ना, एक मतलब टब वगैरह लगा के पानी में उसमें काम करते थे। अब ब्लड का शुद्धिकरण करंट से होता है। पीछे देखे होंगे जिसको डायलिसिस वगैरह होता है, पीछे अब एक कंधा के जस्ट पीछे वाले हिस्से में बैग जैसा एक थैली दे देता है, वहीं पे करंट आते रहेगा, बैटरी वाला करंट रहेगा और उससे ब्लड शुद्ध होता है। ब्लड भी प्लस माइनस वाला है, ठीक, तो जिसके कारण वो अलग अलग चार्ज में शुद्ध होता है। तो वैसे ही यहाँ है, जब हम लोग करंट डालते हैं तो पदार्थ अलग अलग हो जाता है, बाद में इसको हम लोग एक जमा हो जाता है, जाके प्लस चार्ज वाला माइनस से आकर्षित होगा तो यहाँ जमा हो जाएगा, माइनस वाला प्लस से आकर्षित होगा तो यहाँ जमा हो जाता है। तो इस तरह से हो जाता है शुद्धिकरण। तो लिखेंगे, इस प्रक्रिया में वैद्युत अपघटनी सेल में
वैद्युत अपघटनी सेल में पदार्थ को डाला जाता है, पदार्थ को डाला जाता है जिससे धारा जिससे विद्युत धारा की उपस्थिति में आयन में बट जाता है, उपस्थिति में आयन में बट जाते हैं। आयन में बटना मतलब प्लस माइनस चार्ज अलग हो जाना, आयन में बढ़ जाते हैं। घन आयन कैथोड पर एवं ऋण आयन एनोड पे जमा होता है। घन आयन कैथोड पे एवं ऋण आयन से एनोड पर जमा होता है। बस इसमें इतना ही चलेगा, प्लस वाला माइनस वाला दोनों एक दूसरे पे जाके जमा हो जाता है। इसी विधि को हम बोलेंगे वैद्युत अपघटन विधि। एग्जाम से रिलेटेड तो है नहीं उतना, लेकिन पढ़ना तो है इसीलिए। चलिए अगला का नाम है शोधन। इसको बोलते हैं रिफाइनरी। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे दोनों तरफ हीटर लगा रहेगा। यहाँ पे ऐसे एक हीटर वाला एरिया रहेगा, बीच में पदार्थ रहेगा, और यहाँ पे भी रहेगा आपका हीटर। और यहाँ पे मान लेते हैं हम पदार्थ डाल दिए, यहाँ पे इस तरह से पदार्थ को हम डाल दिए हैं। ये है हमारा पदार्थ, ऐसे ये है आपका पदार्थ यहाँ पे डाला हुआ है। इधर दोनों तरफ इसमें हीटर लगा होता है, यहाँ भी हीटर, यहाँ भी हीटर। अब यहाँ पे क्या होता है कि पदार्थ को हम क्या करते हैं, गलाते हैं। ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या होगा कि पदार्थ को हम गलाएंगे, तो क्या होगा कि शुद्ध कण जो है गलेगा, और गल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अशुद्धि जो है, ध्यान देंगे, शुद्ध कण गलेगा, अशुद्धि ऊपर वाला हिस्सा में है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा में है आपका, ये क्या होगा, फ्लो होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हीटर है, गलाए तो ऊपर वाला हिस्सा में कौन आ गया, अशुद्धि। और शुद्धि जब आ गया तो इसको हम लोग क्या किए, गतिशील कर दिए थोड़ा सा। यहाँ पे समझ आए हीटर, और ये किया है, ये हीटर चलायमान हीटर है, ये भी ऐसे ही जाते रहेगा। तो ये गतिशील हो गया, गतिशील होते होते ये वाला ऐसे पहुंचेगा, ये अशुद्धि इसमें जाएगा। जैसे कि गतिशील हुआ तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, धीरे धीरे अपना स्थान चेंज करते जाता है। यहाँ पे जाते जाते लास्ट में यहाँ पर बच जाता है अशुद्धि के रूप में। और यहाँ पे जब अशुद्धि के रूप में ये आ गया लास्ट में, धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे, तो इसको काट के बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पे हीटर को हटा के फिर इस पदार्थ को काट के बाहर निकाल लेते हैं। इसी विधि को हम लोग बोलते हैं शोधन विधि। इसमें डबल हीटर है, अशुद्धि ऊपर नीचे दोनों रहेगा, और गति करवाते रहेंगे, शिफ्ट होते जाएगा अशुद्धि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और लास्ट में जब जाएगा तो उसको काट के बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें लिखेंगे, इसमें पदार्थ को दो बंद परिपथ वाला हीटर में रखा जाता है। बंद परिपथ वाला हीटर के बीच में रखा जाता है, जिससे अशुद्धि आगे की ओर पिघलकर जाता है एवं अंतिम सिरा पे रुकता है, एवं अंतिम सिरा पे प्राप्त होता है। अंतिम सिरा पर प्राप्त होता है, इसे शोधन कहते हैं। बाद में इसे काट कर निकाल लिया जाता है, काट कर निकाल लिया जाता है। बस यही वाला प्रोसेस का नाम है क्या, शोधन या रिफाइनरी। डबल हीटर लगा होता है, बीच से आपका पदार्थ गल के आगे जाएगा। चलिए ये वाला पॉइंट भी हो गया क्लियर। अब लास्ट वाला है जिसका नाम है वाष्पदाब प्रवस्था। एग्जाम में ये क्वेश्चन में आता है, यही वाला आएगा, वाष्पदाब प्रावस्था। देखो वाष्पदाब प्रावस्था में क्या होगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई पदार्थ को किसी पदार्थ से अभिक्रिया कराते हैं। मान लेते हैं कोई पदार्थ है, इसमें मान लेते हैं शुद्धि, जेड आर लिए, एक जर्कोनियम पदार्थ है, ठीक।
इसमें अशुद्धि है, इसको हम किसी और अभिक्रिया, किसी पदार्थ से अभिक्रिया कराते हैं तो वो पदार्थ बन जाता है, बाद में उसको हम फिर से गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो बाद में वो टूट जाता है। लेकिन जब टूटता है तो साथ में इम्प्योरिटी को भी लेके जाता है, इसमें जो अशुद्ध कण है उसको भी एक साथ लेके चला जाता है। उसी को बोलते हैं वाष्पदाब अवस्था। यानी जब किसी पदार्थ को किसी पदार्थ से अभिक्रिया कराते हैं तो नया पदार्थ बनता है, बाद में जब हम गर्म करते हैं या फिर हीट करते हैं उसको, तो बाद में जो पदार्थ है टूटता है, वो अलग अलग में टूटेगा। अब बाद में जब टूटेगा तो अशुद्धि लेके, जैसे देखो जिरकोनियम में मान लेते हैं अशुद्धि है, यहाँ पे कोई पदार्थ है अशुद्ध है, इसको हम अभिक्रिया कराए आयोडीन के साथ तो बन गया जिरकोनियम I4। अब I4 बन गया, फिर हम गर्म किए तो अगला बार जब ये आयोडीन अलग हो रहा था तो एक अंदर जितना भी अशुद्धि कचरा वगैरह था वो साथ लेके चला गया। तो इससे शुद्ध करने वाली विधि को हम लोग बोलते हैं वाष्पदाब प्रवस्था। बस इतना ही इसमें है। तो यहाँ ध्यान देना है कि वाष्पदाब प्रवस्था जो है इसमें क्या होगा, डेफिनेशन लिखते हैं इसका। जब किसी पदार्थ को जब किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराया जाता है एवं पुनः उसे अलग किया जाता है, एवं पुनः इसे अलग किया जाता है, पुनः इसे अलग किया जाता है, तब अशुद्धि भी अलग हो जाता है, किया जाता है तब अशुद्धि भी अलग हो जाता है, अशुद्धि भी अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, लिखना पड़ता है। अब देखिए वाष्पदाब प्रवस्था दो टाइप का होता है, मतलब समझ गया कि किसी पदार्थ से अभिक्रिया कराएंगे, बाद में उसको हटाएंगे तो साथ से लेके चला जाएगा अशुद्धि को भी। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है मॉन्ड प्रक्रम, तो मॉन्ड वाला एक है, और एक है वान आर्कल विधि। वान आर्कल विधि एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, इस साल आया हुआ है वान आर्कल का, तो अगले साल संभावना इधर से बन जाए। इस साल वान आर्कल में आया था कि वान आर्कल विधि से किस पदार्थ का प्यूरिफिकेशन होता है, तो पहले याद ध्यान देंगे मॉन्ड प्रक्रम में, मॉन्ड प्रक्रम नाम है इसका, तो मॉन्ड प्रक्रम में किसका होता है, निकेल का शोधन होगा। मॉन्ड प्रक्रम से निकेल का प्यूरिफिकेशन होता है, निकेल Na यानी निकेल का शुद्धिकरण होता है, निकेल का शुद्धिकरण होता है। मॉन्ड प्रक्रम से जो प्यूरिफिकेशन होगा वो आपका क्या होगा, निकेल से शुद्धिकरण होता है, निकेल का होता है। इसमें क्या होता है कि निकेल की अभिक्रिया कराई जाती है 4 बार कार्बोनिल ग्रुप से, Na को अभिक्रिया कराते हैं कार्बोनिल ग्रुप से, तो ये बनाता है NiCO का 4 टाइम्स, यानी ये 4 रहेगा ना तो 4 यहाँ नीचे आके बना लेता है। बाद में जब हम इसी को गर्म कर देते हैं, NiCO4 को हीट कर देते हैं, तो बाद में ऐसे बन जाता है Na + 4CO। लेकिन अबर क्या हुआ, ई मिला जो शुद्ध मिला, अशुद्ध नहीं। अब इसमें जो अशुद्धि था वो कहाँ चला गया, अशुद्धि इसमें आ गया, ये वाला में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ये। तो एग्जाम में क्या आएगा, बस ऑब्जेक्टिव आएगा कि मॉन्ड प्रक्रम से किसका शोधन होता है, किसका प्यूरिफिकेशन होता है, तो निकेल का होता है। वान आर्कल विधि भी सेम है दोनों का, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जर्मेनियम चांदी सोना का शोधन होता है। सोना का प्यूरिफिकेशन भी इस विधि से होता है, सोना को प्योर करना है, उसके ऊपर कुछ भी इम्प्योरिटीज नहीं रहे, तो इसके लिए का शोधन इस विधि से होता है, इस विधि से होता है। विधि का नाम है वान आर्कल विधि। इसमें क्या करते हैं, जैसे जिरकोनियम है तो इसका आयोडीन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, 2 आयोडीन, तो बन जाता है ZrI4। अब बाद में फिर गर्म कर देते हैं, ZrI4 को गर्म कर दिए तो बन गया Zr + 2I2। अब यहाँ Zr जो बना वो क्या है, शुद्ध वाला बन गया एकदम। इसी तरह सोना वाला है, EU की अभिक्रिया जब आयोडीन के साथ कराते हैं तो बन जाता है AuI4।
AuI4 को फिर से गर्म कर देते हैं तो बन जाता है Au+2I2। हाँ सेम वाला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ये वाला। तो याद क्या रखना है हम लोग को, ये सब रिएक्शन याद रहे चाहे नहीं, उससे मतलब नहीं हम लोग को, बस टाइप याद रखना किसमें कौन है। मॉन्ड प्रक्रम से अकेला निकेल हो जाएगा, और इसमें वान आर्कल विधि से याद रखेंगे जर्मेनियम, चांदी और सोना, ये तीनों आपका होता है इसमें। तो जर्मेनियम, चांदी और सोना वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस विधि से, और बाकी वाला ये हो जाएगा इस विधि से। चलो नेक्स्ट ये वाला हो गया खत्म यहाँ तक। हाँ फिजिक्स वाले सर कहीं गए हैं? जब भी कहेंगे ना कहीं गए हैं तो गए, सुबह है तो शाम को किस शाम अभी गए 6 बजे। तुम लोग को अब टाइम पे पढ़ाएंगे, भाभी जा रही है। आज ही गई, अभी जाए, अभी तो जा ही रहे हैं, अभी तो निकले होंगे शायद, अभी फोन किए थे कि निकल रहे हैं। तो अब टाइम पे 2-3 महीना तो आएंगे ना, तो टाइम पे आएंगे ही, हो सकता है, संभावना है। न न कैसे आएंगे। चलो ये हो गया क्लियर। लास्ट टॉपिक जिसका नाम है वर्ण लेखिकी। वर्ण लेखिकी सबसे बड़ी दिक्कत तो गर्मी का है, मई में कैसे पढ़ोगे रे। 3 बजे आना पड़ेगा, 3 बजे कम से कम आओ, लगता है कि वहाँ क्लास थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। 2:30 बजे, समझ रहा, 150 साल बाद ऐसी गर्मी पड़ेगी अभी। हाँ, जो गर्म वेव का आपका ही जो है वो एक्टिव हुआ है, तो लगभग संभावना ऐसी जताई गई है कि यहाँ गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाएगा। तो बस मई मई तक ही दिक्कत है, 1 जून से कोई दिक्कत नहीं, 1 जून से आप शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ तो वही वही तो बोल रहा हूँ, मई भर ही दिक्कत है, जून से तो नहीं, जून में होता है। हम्म। फिर जून से जब होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस टाइम डे हो जाता है स्कूल, तो उसका दिक्कत नहीं है, समझ रहा ना। 1 महीना और कष्ट अभी और लेना पड़ेगा, 3-3 बजे बीच धूप में, 1 महीना बहुत डेंजर चीज है। तुम्हारा तो कौन डिग्री लेवे के फिराक में, तू ही जानो। हुआ कंप्यूटर तुम्हारा ना है? चलिए रहा, धीरे धीरे टान देते हैं इन लोग भी। है सीखी तो कुछ याद रहा, प्रैक्टिकल कर लेती है, कट कॉपी पेस्ट, तो उतना तो हम भी कर लेते हैं, तो मतलब बराबर। हम कभी सीखे उखे ना है, तो ऐसे करिए लेते हैं, चला उला लेवे करते हैं अब। है सही ना, घर में भी रहता था। यानी कंप्यूटर सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, किसी भी स्टेज में कोई भी सीख सकता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे पढ़ाई के दौरान अभी कंप्यूटर सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अभी कौन सा तुम कंप्यूटर सीख के मॉल में जाओगी 4,000 का काम करने, और उसी का यूज कहाँ, अभी अभी कहाँ यूज है। कंप्यूटर जितना एजुकेशन ले रहा है, बताओ यूज कहाँ है उसका, कहाँ यूज कर रहा है, बस एक ही 2 जगह पे, प्राइवेट वाला में 3-4 जगह, 1,000 वाला में जाना चाह रहा है बस, बाकी और कहीं यूज नहीं है। हाँ? बैंकिंग में क्या, बैंकिंग में तुमसे पहले जॉब हुए उसमें सरकारी कर्मचारी भराता है, बैंक में नहीं भराता है सबको। कंप्यूटर कर लेता है तो सरकारी एंट्रेंस एग्जाम, सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम पास करके जाओगे तब ना। कंप्यूटर सीखने में गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकलता है, गवर्नमेंट एग्जाम जब निकाल लोगे, इससे बोल रहे तो कंप्यूटर अपने से चला लेते हो। मेरा कहने का मतलब है कि अभी 12th के बाद कंप्यूटर वाला सब सही रहता है, लेकिन सब क्या अभी लगा के रखा दिमाग में, 10 के बाद 11th में जा ही रहे हैं, 11th तो पढ़ना, जैसे 11th क्या पढ़ता उतना नहीं करके, इसका खमियाजा कितना आगे है, आगे जब जाओगे, जैसे 11th आधा पढ़ा अभी,
केमिस्ट्री ना पढ़ा, ये फिजिक्स से पढ़ा, आधा आधा पढ़ा। आओ, हाँ आओ। टू मतलब कंपटीशन में इंतजार कर रहा है कि कौन कखने से आएगा, खोज रहा हूँ कि आ तो जाए, एक बार दर्शन तो दे दे, ओकर बाद दिखाएंगे अब। वही वाला, चलो कोई बात नहीं है, जैसे भी अब ठीक कर लिया। अभी के कहा था ओकरा, हमरा अभी समझ में ना आ रही, स्किल वाला थी वाला मैं अभी के कहा था तुमको करने, मन था ना, मतलब जो चीज मन में आ जाएगा वो करिए, लेकिन ना कभी वो वाला मन में नहीं आ रहा है। अ? अ? अरे रुकावट है, रुकावट आल है, तो उसका जुगाड़ लगाओ, रुकावट को हटाओ, हट जाएगी। अ? अरे वाह, ऐसा क्या मतलब आंकड़ा माना जाए ना, एक एवरेज आंकड़ा निकाला गया है एक गांव या 4 गांव को लेके, कैसे औसतन जो है 22 लाख शादियां हैं, 22 लाख शादियां होनी है अभी इस साल के दौरान, और उसमें फिक्स अभी नहीं है, नहीं हम लोग। चलिए इधर वाला मुद्दा को भटकाते नहीं, इधर आते हैं, देखो ये गलत गलत बात बोलते रहती है तब ये वाला गिरता है। ए? सारे स्टूडेंट का जब तक ना करवा दें तब तक टीचर हम लोग नहीं करेंगे। एक दो क्यों, क्या करवाइए ना रहे हैं, कितना सबका तो हो ही गया लगभग, लगभग धीरे धीरे निपटाइए जा रहे हैं। अब तुम की कहेगी 10 में आए पढ़े ला अभी निपटा दें, थोड़ा सा 11 तक रुको था, तो अनेक देखो 12th में हो सके निपटा दे, 12 तक निपट जाओगी तो तुम्हारा ना निपटेगा, कोई और तुम्हारे ऊपर वाला स्टूडेंट था ना मेरा वो, तो वो निपटेगा ना, है कोई ना कोई तो निपट करेगा, करे ना। इतना स्टूडेंट का अभी इस साल कम से कम गिन के बताते हैं कितना स्टूडेंट को निपटाए अभी, 8-9 का अभी शादी देख के आए, मतलब यही बीच लगन में इतने में 8-9 स्टूडेंट का हो गया, तो वही कह रहे थे पूरा स्टूडेंट को जब तक ना निपटा ले। है? हाँ, किसी का तो कर्म फूटेगा ही। चलो आगे, बची ही नहीं, वर्ण लेखिकी हो सके बचा के रखल गया है, इसलिए लेट हो रहा है। रसगुल्ला लड्डू की बात मत करो, चलो आगे। वहां भी लड्डू थोड़ा खिलाया जाता है, रसगुल्ले ना रहे है। हाँ, दूध वाला रसगुल्ला खिलाया जाता है, इस बात का सिंबल है कि खा लो जलील, बकरा हलाल होने के पहले ही उसको कुछ खाना पीना दिया जाता है, उस बात का वहाँ सिंबल रहता है, पकड़ नहीं पाता आदमी क्या करे है। हाँ, हलाल करने के पहले खिलाया जाता, वही वाला है। अगला है वर्ण लेखिकी, देखिए एक आपका कांच का मशीन है, यह है कांच का एक परख नली, ट्यूब बोलते हैं इसको, यह है यहाँ पे ट्यूब, ट्यूब है, इस ट्यूब में रखा रहता है दो चीजें, लिक्विड और गैस का मिश्रण, लिक्विड प्लस गैस, ये दोनों का मिश्रण है, और साथ ही साथ इसमें जेल जैसा रहता है, जेल समझता है, जेल किसको बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो ठोस रूप में भी रहे और लिक्विड रूप में भी रहे उसको जेल पढ़, आगे पढ़ेंगे, आगे अगला जो चैप्टर शुरू करें ना पृष्ठ आसान, उसमें जेल पढ़ना है, जेल के बारे में क्या होता है। जेल देखें, जैसे एलोवेरा जेल आता है, तो एलोवेरा जेल देखा होगा तो दिखता है कैसा, एकदम ठोस जैसा दिखता है, और जब हम उसको स्प्रे करते हैं या फिर लगाते हैं तो लिक्विड जैसा, तो जिसमें ठोस और लिक्विड का गुण है, जैसे पनीर दिखता है ठोस जैसा, उसके अंदर आपका लिक्विड वाला एरिया भरा रहता है, तो वो कहलाएगा जेल। जेल हर एक वो पदार्थ होता है जिसमें आपका क्या है, रहे ठोस जैसा दिखे और काम करे लिक्विड जैसा, तो जेल कहलाता है, तो इसमें जेल डाला रहता है,
जेल का काम है अवशोषण करना, सोखना। तो ये क्या करता है, कोई पदार्थ रहेगा आपका, जैसे इसमें हम डाल दिए इस टेस्ट ट्यूब में, तो इस टेस्ट ट्यूब में पदार्थ को हम डाल दिए पीस के लिक्विड फॉर्म में। तो जैसे हम डाल दिए यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, जेल ना अवशोषित करेगा किसको, अशुद्धि को। अशुद्धि को खींच लेता है, अशुद्धि को खींच लेता है। इसके कारण इसका इस्तेमाल यहाँ पे देखो, एक होता है दवा में भी देखे होंगे, जब दवा आपको दिया जाता है तो उसमें एक छोटा छोटा बालू का कण दिया जाएगा एक पैकेट में। दवा जो लिक्विड वाला दवा रहेगा आपका, या फिर गोली वगैरह रहेगा, वैसा गोली नहीं, जैसे कि पत्ता वाला नहीं है, गोली आपको मिला है डिबिया में, जैसे एक छोटा सा डिब्बा में, तो उस गोली के ऊपर देखिएगा पाउच रहेगा, उसका में बालू का कण भरा रहेगा। वो बालू का काम क्या है, वो उसका नमी को, जैसे बाहर से कोई अशुद्धि वगैरह नमी वगैरह आया तो उसको अवशोषित कर लेगा वो, उसका काम यही है। तो वही पे यहाँ पे काम है जेल का, उसका सिलिका जेल बोलते हैं, बालू का जेल। यहाँ पे आपका जेल रहता है सॉलिड लिक्विड गैस वाला, तो ये जेल में डाल दिया जाता है, इस वाले में परख नली में डालते हैं तो अवशोषित कर लेता है। बाकी शुद्ध कण को हम लोग एक मार्ग के जरिए या टेस्ट ट्यूब को खोल के बाहर निकाल लेते हैं। इसी को बोला जाता है वर्णलेखिकी, क्रोमेटोग्राफी। इसमें एक ट्यूब होता है जिसमें जेल भरा रहता है, जिसमें जेल भरा होता है, जो पदार्थ के अशुद्ध कण को अवशोषित करता है, पदार्थ के अशुद्ध कण को अवशोषित करता है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी। चैप्टर हो गया खत्म, द एंड।